सीएम योगी आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, देंगे राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 75 शिक्षकों को देंगी अवार्ड, करेंगी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, कांग्रेस का आरोप ये संघीय ढांचे पर हमला। आर्टिकल 370 पर आज सुनवाई पूरी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने कहा उनकी सहानुभूति सिर्फ आतंकियों के साथ। पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गिरे नीतीश कुमार, सुरक्षा गार्ड्स ने उठाया। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर योगी उन्हें अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री को प्रदेश के मंडल मुख्यालयों में स्थापित किए गए अटल आवासीय विद्यालयों के शुभारंभ के लिए भी न्योता दे सकते हैं। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और प्रदेश में निर्माणाधीन कुछ बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इसी के साथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अगले वर्ष 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मंदिर में 21 से 23 जनवरी के बीच रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संभावित है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा जा चुका है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार पुरस्कार समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कठोर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए हर साल शिक्षक दिवस पर एक राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित करता है। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे का विस्तार किया गया है और इसमें उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष 50 स्कूली शिक्षकों, उच्च शिक्षा के 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। हर साल देश 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। नवीन शिक्षण, अनुसंधान, सामाजिक आउटरीच और काम की नवीनता को पहचानने की दृष्टि से भागीदारी को अधिकतम करने के लिए ऑनलाइन मोड में नामांकन मांगे गए थे। मंत्रालय ने शिक्षकों के चयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए 3 अलग-अलग स्वतंत्र रास्ते जारी करने का गठन किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं के साथ बातचीत की। वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा है। जयराम ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। राघव चन्ना ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, G20 सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वो अपना इच्छा अनुसार बदल सके। जयराम रमेश के ट्वीट के आधे घंटे बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत, खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारी सभ्यता अमृतकाल की ओर तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि इंडिया नाम को लेकर विवाद तब से शुरू हुआ जब विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। गठबंधन की पहली बैठक बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई थी। इसमें अलायंस का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया था। इसके बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर हो गई।
पीएम मोदी ने इंडिया की जगह इसे घमंडिया गठबंधन का नाम दिया। वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर मंगलवार को 16वें दिन की सुनवाई चल रही है। इसमें कोर्ट ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन के हल्फनामे पर चर्चा की। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि लोन का हल्फनामा उन्हें कल रात मिला है। उसमें साफ दिख रहा है कि जब आतंकी हमला हुआ था तो लोन की सहानुभूति सिर्फ आतंकियों और सिविलियन लोगों के लिए थी। उन्होंने भारत का जिक्र ऐसे किया है जैसे ये कोई विदेशी देश हो। तुषार मेहता ने कहा कि लोन के हल्फनामे में ये बात होनी चाहिए कि वो इस बयान को वापस ले रहे हैं। वे आतंक का समर्थन नहीं करते हैं, वो किसी अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं और इस देश का कोई नागरिक ऐसी बात नहीं कर सकता। वहीं लाइव लॉ के मुताबिक 5 जजों की संवैधानिक बेंच आज आर्टिकल 370 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर सकती है। 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। 28 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरिक के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया था। CJI ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार मिले थे, लेकिन इसी आर्टिकल के कारण देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। इस आर्टिकल की वजह से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। उनके साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। नीतीश मंगलवार को शिक्षक सम्मान समारोह से सीनेट हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि इस घटना से नीतीश कुमार को कोई चोट नहीं आई। सीनेट हॉल के उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें खुद यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को कहा कि आपसे मिलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जब मौका मिलेगा तो हम आपको घुमाएंगे, परमिशन है ना आपकी, चलिएगा ना मेरे साथ। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को मैं ध्यान रखूंगा। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और राजभवन के बीच कोई टकराव नहीं है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान पटना विश्वविद्यालय के नए सीनेट हॉल का भी उद्घाटन किया जाना था। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे में नीतीश कुमार जब स्टेज पर पहुंचे तो सीनेट हॉल का उद्घाटन करने के दौरान उनके पांव फिसल गए और सीएम स्टेज पर गिर पड़े। उसके बाद सीएम सुरक्षा में लगे अधिकारी आनन फानन में नीतीश कुमार को संभाला और नीतीश वापस से उठकर खड़े हो गए। फिर सीनेट हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर पटना विश्वविद्यालय के 35 रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही 21 शिक्षकों और कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसद आज बैठक करेंगे। संसद के आगामी विशेष सत्र के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। इसमें विपक्षी दलों के सांसद संयुक्त रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर यह बैठक बुलाई है। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का एजेंडा अब तक साफ नहीं है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विपक्षी गठबंधन के सांसद 18 से 22 सितंबर तक के सत्र के लिए अपनी संयुक्त रणनीति तैयार करने के बाद से बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां राजाजी मार्ग स्थित अपने आवास पर बैठक बुलाई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने 5 दिसंबर को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने समक्ष विचारधारा वाले विपक्षी दलों के सांसदों की एक बैठक भी बुलाई है। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी सत्र के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संगठनात्मक मुद्दों और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दल एकजुट हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ विभिन्न मोर्चों पर एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी दलों ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी एकजुटता प्रदर्शित की थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार 4 सितंबर को एडिटर्स गिल्ड मेंबर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई। गिल्ड पर राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश का आरोप है। इसमें एक रिपोर्ट में सरकार की लीडरशिप को पक्षपाती बताया था। बीरेन सिंह ने गिल्ड के 3 सदस्यों पर केस किया है। इन तीनों का नाम है सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर। इस मामले में एडिटर्स गिल्ड की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं एडिटर्स गिल्ड के मेंबर को वार्निंग देता हूं, अगर आपको सच जानना है तो घटना वाली जगह पर जाएं, सच्चाई को जानिए, सभी समुदाय के लोगों से मिलिए, फिर जो जानकारी मिले उसे पब्लिश करें।
चुनिंदा लोगों से ही मिलकर कोई नतीजा देना गलत है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार एडिटर्स गिल्ड ने 2 सितंबर को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी रिपोर्ट शेयर की थी। इसके साथ लिखा था कि ये बात स्पष्ट है कि मणिपुर में हिंसा के समय निष्पक्ष लीडरशिप नहीं हो रही थी। सरकार को इस मामले में किसी एक जाति का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। सरकार लोकतांत्रिक रहने में फेल हुई है। एएनआई ने बताया, एडिटर गिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में एक फोटो से में गलती कर दी। गिल्ड ने चुराचांदपुर जिले में एक जलती हुई इमारत की तस्वीर छापी और दावा किया कि ये कुकी समुदाय का घर है, जबकि बिल्डिंग वन विभाग ऑफिस की थी, जिसे 3 मई को एक भीड़ ने आग लगा दी थी। गलत फोटो का मामला सामने आने पर एडिटर्स गिल्ड ने रविवार को एक्स पर अपनी गलती को स्वीकार किया। गिल्ड ने आगे लिखा, हमें फोटो कैप्शन में हुई गलती के लिए खेद है, इसमें सुधार किया जा रहा है। नई मणिपुर रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है। असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने 1 सितंबर को कहा था, मणिपुर में दोनों जाति के लोगों के पास बहुत सारे हथियार हैं, इससे राज्य में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस लड़ाई को रोकने की जरूरत है। लोगों को बताना चाहिए कि शांति ही अब आगे का रास्ता है। बता दें कि इस समय मणिपुर में ऐसे हालात हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसी ही लड़ाई 90 के दशक की शुरुआत में नागा और आखिर में कुकी लोगों के बीच हुई थी। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जल चुके 120 से ज्यादा गांव, 3500 घर, 2200 चर्च और 15 मंदिर हिंसा की निशानी के तौर पर खड़े हैं। इस तबाही में खाली स्कूल और खेत भी जुड़ चुके हैं। वहीं हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के ऐलान के बाद मंगलवार को पहला कार फ्री डे रहा। इस दौरान डीसी अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार सावन पैदल ही अपने ऑफिस पहुंचे। लघु सचिवालय स्थित ऑफिस पहुंचने के लिए अपने निवास से दोनों सीनियर अधिकारी पैदल ही 3 किलोमीटर चले। उनकी सिक्योरिटी भी पैदल साथ में नहीं। वहीं नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा, एसडीएम अभिनव मेहता व डीएसपी नायाब सिंह साइकिल में अपने कार्यालय पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने पिछले मंगलवार को करनाल से साइक्लोथॉन की हरी झंडी दिखाई। ये साइकिल यात्रा 22 जिलों में 1900 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान सीएम ने कहा था, करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे रहेगा। सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं भी अगर करनाल आऊंगा तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करूंगा। सीएम के अधिकारियों के साइकिल पर जाने की घोषणा पर जब डीसी अनीश यादव से पूछा गया कि वो साइकिल पर ऑफिस क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा, पैदल चले या साइकिल पर, हमारा मुख्य मकसद तो ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अगर कोई ज्यादा ही इमरजेंसी हो तभी गाड़ी में सफर करे, अन्यथा साइकिल या पैदल ही जाए। डीसी अनीश यादव ने कहा कि अब से हर मंगलवार को कार फ्री डे रहेगा। जिन मार्केट में हर वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, वहां के दुकानदारों से बातचीत कर वहां भी कार फ्री डे रखने की कोशिश की जाएगी। इससे आम लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को आज 400 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिल गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने G20 से पहले दिल्ली वासियों को 400 नई अत्याधुनिक ई बसों का तोहफा दिया है। बता दें कि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल कहा था कि G20 से पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वासियों को 400 नई अत्याधुनिक ई बसों का तोहफा देगी। आज नई इलेक्ट्रिक बसों को आईपी डिपो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के एलजी और सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 400 नई ई बस शामिल होने से ऐसे बसों की कुल संख्या 800 हो गई है। इस मौके पर डीटीसी की ओर से कहा गया है कि 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल होने से दिल्ली देश का पहला प्रदेश होगा जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 के आखिर तक दिल्ली की सड़कों पर कुल 8000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का है। इस योजना पर काम होने के बाद दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बसें होंगी। इन बसों में 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी। वहीं G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। दरअसल बीते एक हफ्ते में सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। लेकिन आज एक और नई बात सामने आ गई है। बता दें कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। अगर नाम बदला जाता है तो INDIA गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है और ऐसे तो ये अभी अभी नए बने INDIA गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश की इस इंग्लिश वर्तनी पर रख लिया, ताकि उसे जब INDIA पुकारा जाए तो ये देश की आवाज लगे। बता दें कि असल में सोमवार से लेकर आज मंगलवार तक 2 दिनों में इस आशय की चर्चा सामने आ रही है कि देश का नाम बदले जाने जैसी भावना के संकेत मिलते हैं।
मंगलवार सुबह ही सामने आया कि भारत के प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। ये G20 का अतिरिक्त एक्स अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।